नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन हिंदी व्याकरण माला में। मैं हूं शोभा पाटिल। आज के इस वीडियो में हम मानक हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों का वर्गीकरण भाग 1 का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने स्वर किसे कहा जाता है और स्वरों के प्रकार का सूक्ष्म अध्ययन किया है। अब हम स्वरों का वर्गीकरण देखने वाले हैं। स्वरों का वर्गीकरण 8 तरह से किया जाता है। इनमें से पहले 3 प्रकार हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और अगले प्रकार हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। 8 प्रकार देखिए। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख विवर खुलने के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर, मुख पेशियों की शिथिलता या दृढ़ता के आधार पर, स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर, हवा के नाक और मुख से निकलने के आधार पर। ये स्पर्धा परीक्षा के लिए सूक्ष्मता से पूछे जाने वाले स्वरों का वर्गीकरण है। देखिए, इनमें से पहला प्रकार उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यह वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे स्पर्धा परीक्षाओं में इस पर छोटे छोटे विकल्प के लिए यह सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि यह उच्चारण किस किस हमारे मुख में किस किस स्थान से होता है, उसी के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। इनमें से पहला प्रकार है कंठ। कंठ से जिसका उच्चारण होता है उसे कंठ कहते हैं या कंठ स्वर कहते हैं। देखिए, अब कंठ से किस तरह उच्चारण होता है, आप उच्चारण करके देखिए, आपके ध्यान में आ जाएगा। ओ आ, इस समय हमारा स्वर कंठ से निकलता है। दूसरा प्रकार देखिए, तालव्य। तालु से जिसका उच्चारण होता है उसे तालव्य स्वर कहते हैं। ई ई, इस समय हमारा स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तालु होता है। ई ई, इस तरह उच्चारण करके देखिए। मूर्धन्य, मूर्धा से जिसका उच्चारण होता है उसे मूर्धन्य कहते हैं। री, अब देखिए मूर्धा किसे कहना, यह भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बात है। ऊपर के दांत और तालु के बीच की जो जगह होती है उसे मूर्धा कहा जाता है और री का उच्चार करते समय हमारी जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए उसे मूर्धन्य कहा जाता है। ओष्ठ, ओठों से जिसका उच्चारण होता है उसे ओष्ठ कहते हैं। देखिए, उ उ, यह करते समय हमारे 2 ओठों का उपयोग हो जाता है, इसलिए उसे ओष्ठ कहा जाता है। अगला प्रकार देखिए, कंठ तालव्य। ये संयुक्त स्वर है, इसलिए कंठ और तालु दोनों का उपयोग करके जिसका उच्चारण किया जाता है उसे कंठ तालव्य कहा जाता है। देखिए, एक का उच्चारण करते समय एक किस तरह बनता है? अ और ई, इन ह्रस्व स्वरों से बनता है। अ यह कंठ से निकलता है और ई का उच्चारण स्थल तालु है, इसलिए कंठ और तालु से जिसका उच्चारण होता है उसे कंठ तालव्य एक कहते हैं। ऐ उसी तरह है, देखिए, अ कंठ से निकलता है, ए कंठ तालव्य से निकलता है, इसलिए ऐ कंठ तालव्य स्वर है। अगला प्रकार देखिए, कंठोष्ठ। कंठ और ओठों से जिसका उच्चारण होता है उसे कंठोष्ठ कहते हैं। देखिए, ओ और औ ये 2 कंठोष्ठ स्वर हैं। ओ कैसा बनता है? अ यह कंठ से निकलने वाला और उ ये ओष्ठ से निकलने वाला स्वर है, इसलिए उसे कंठोष्ठ कहा जाता है। औ उसी तरह है, अ कंठ और ओ कंठोष्ठ, इसलिए औ यह कंठोष्ठ स्वर है। इस तरह हमारे मुंह में जो उच्चारण स्थान है उसी के आधार पर स्वरों का इस तरह वर्गीकरण किया जाता है। बहुत सारी स्पर्धा परीक्षाओं में ये कंठ स्वर कौन से हैं, ओष्ठ स्वर कौन से हैं, कंठोष्ठ स्वर, इस तरह के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये 11 स्वरों का वर्गीकरण हम इस उच्चारण स्थान के आधार पर उसका विभाजन किया है। आगे देखिए, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये 3 प्रकार होते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर 4 हैं, दीर्घ स्वर 7 हैं और प्लुत स्वर एक प्रकार है, यह भी उच्चारण काल के अंतर्गत आता है। इनमें से ह्रस्व स्वर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर अथवा एक मात्रिक स्वर कहते हैं। कभी कभी इस तरह पूछा जाता है, एक मात्रिक स्वर पूछे पहचानिए, वहां ह्रस्व स्वर होता है उसे ही एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। क्यों? उसके उच्चारण के लिए केवल एक मात्रा का समय लगता है। जैसे देखिए, यह
अ, ई, उ, रु। यह ह्रस्व स्वर 4 हैं। और यहाँ रु, ये रु की मात्रा देखिए इस चिन्ह की तरह, यह चिन्ह होता है उसका, और उसका उच्चारण री अथवा रु व्यंजन की तरह होता है। व्यंजन की तरह उच्चार होता है, परंतु वह स्वर में है, वह भी एक मात्रिक स्वर में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, परंतु कभी कभी स्पर्धा परीक्षा में रु के बारे में पूछा जाता है। उसका उच्चारण किस तरह किया जाता है? री अथवा रु व्यंजन, अथवा व्यंजन की तरह इस स्वर का उच्चारण किया जाता है, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान में रखिए, यह री, यह स्वर के अंतर्गत है, वह भी ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। देखिए सभी दीर्घ स्वर 7 आ गए हैं इनमें, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह दीर्घ 7 स्वर हैं, उन्हें द्विमात्रिक स्वर क्यों अथवा दीर्घ स्वर कहा जाता है, और इसके उच्चारण के लिए 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर अथवा त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह देखिए, हम किसी को पुकारते समय हम मुंह के पास हाथ लगाते हैं और जोर से पुकारते हैं, और उसे 3 मात्रा का समय लगता है। यह किसी को पुकारने के लिए, जैसे देखिए सुनो, यह 3 मात्रा का समय है। राम, अगर हम किसी को पुकारते हैं ओम, इस तरह 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए उसे प्लुत स्वर कहते हैं। हिंदी में साधारणतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है, यह भी ध्यान में रखिए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर के लिए तुम्हें चिन्ह पूछा जा सकता है, उदाहरण पूछा जा सकता है, परंतु हिंदी में उसका वास्तव में प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरा प्रकार देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी हमारे मुंह में स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ कहाँ कहाँ होती है, उसी के आधार पर 3 प्रकार हैं। देखिए, अग्र स्वर 4 प्रकार के स्वर हैं, ई, ए, ऐ। मध्य स्वर 1 है, ओ, और पश्च स्वर 5 हैं, आ, उ, ओ, औ। यह पश्च स्वर है। अब अग्र स्वर किसे कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। उच्चार करके देखिए, ई, ए, ऐ। इस समय हमारे जीभ का अगला भाग उच्चारण के लिए मदद करता है। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर भी इसे कहा जाता है। उस समय जीभ का मध्य का भाग काम करता है, उन्हें मध्य स्वर कहते। ओ, देखिए अ का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का मध्य का भाग उसका उच्चारण करता है। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। उच्चार करके देखिए, आ, उ, ओ, औ। इस समय हमारा जीभ का पिछला भाग इसका उच्चारण करने में मदद करता है, इसलिए इसे पश्च स्वर कहते हैं। इस तरह हमने स्वरों के वर्गीकरण में 3 प्रकार देखे हैं। अगले प्रकार हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।